हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम क्लास 12th के जितने भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में आपके बन सकते हैं, पूरा जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सारे सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल आपको जो दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, आप अपने पहले आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसकी मदद से आप इसको पहले बनाइए। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखिए, आपने बना लिया, आपने अपना ऑप्शन चुन के रखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था वो इसमें इनमें से किसी ने नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, उनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। क्या नाम था? बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन जो डिज़रायली था उसने बोला था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसको सभी लोग क्या मानते थे? सैन्य विद्रोह, यानी ये सेना का विद्रोह है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। तो बेंजामिन डिज़रायली जो था उसने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा, बोला कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, न कि सैन्य विद्रोह है ना। तो राष्ट्रीय विद्रोह इसने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद जो होता था, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स में बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है ना। एक और बात आप लोग याद रखेंगे, अशोक मेहता, एक नाम आप याद रखेंगे, अशोक मेहता। क्या नाम है इनका? अशोक मेहता। जो अशोक मेहता थे ये भारतीय विचारक हैं, भारतीय इतिहासकार हैं। इन्होंने अपने पुस्तक में राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इन्होंने भी अपनी पुस्तक जिसका नाम है द ग्रेट रिवेलियन में इन्होंने क्या कहा है? इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1857 की क्रांति के विद्रोह जो था उसको राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले दो लोग हैं। अगर भारतीय इतिहासकार की बात करें तो अशोक मेहता, द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक में इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह है। और दूसरा होगा बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली ने भी क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, एक नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखेंगे, लॉरेंस। इसका पूरा नाम है सर जॉन लॉरेंस। इसने बोला कि एक सैन्य विद्रोह है। क्या ऐसा विद्रोह है? ये सैन्य विद्रोह है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने सैन्य विद्रोह कहा है? 1857 के क्रांति के विद्रोह को किसने सैन्य विद्रोह कहा है? तो उसका नाम है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस। एक नाम आप लोग याद रखेंगे, बीडी सावरकर। क्या नाम है उनका? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने इसको कहा है, बीडी सावरकर ने, उन्होंने बोला है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से किसने बोला था? इन्हें बोला बीडी सावरकर ने। ठीक है ना, बीडी सावरकर। एक चीज और याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है, आरसी मजूमदार। क्या नाम है उनका? आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार ने इसको कहा है कि न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ये भी नहीं है, न ही स्वतंत्रता संग्राम है, न राष्ट्रीय विद्रोह है, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न स्वतंत्र राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। ठीक है ना। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली या अशोक मेहता, अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है? उसका नाम है द ग्रेट रिवेलियन, है ना। तो इस यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है झांसी में, कानपुर में, सागर में या लखनऊ में। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए फिर देखते हैं। तो बीबी घर कत्लेआम, आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा, ध्यान समझिए। बीबी घर कत्लेआम ये एक बहुत ही दुखद घटना थी, जिसमें हुआ ये था कि एक, जब नाना साहब के नेतृत्व में, नाना साहब के नेतृत्व में जब जो अपने विद्रोही थे, भारतीय विद्रोही, उन्होंने क्या किया था? नाना साहब के नेतृत्व में उन्होंने
भारत के लोगों ने ब्रिटिश महिला यानी जितनी भी ब्रिटिश महिला थी, ब्रिटिश महिला और बच्चों को एक बीबी घर में बंद कर दिया था। और उस बीबी घर में बंद करने से क्या हुआ था कि इसमें जितने भी ब्रिटिश और महिला थी उनको बेरहमी से मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। और इस घटना से अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे और इस घटना से उन्होंने उसका एक जवाब भी दिया कि रिमेंबर कानपुर, रिमेंबर कानपुर। क्या बोला ना उन्होंने? रिमेंबर कानपुर, रिमेंबर कानपुर। कानपुर मतलब ये बोला कि कानपुर को याद रखो, कानपुर को याद रखो। तो देखो कानपुर को याद रखो। तो बीबी घर कत्लेआम में हुआ क्या था? इसमें ये हुआ था कि 200 ब्रिटिश महिला और बच्चों को एक बीबी घर में बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। और बाद में उनको बेरहमी से मार दिया गया था। किसके नेतृत्व में? तो नाना साहब के नेतृत्व में। और इसी के बदले में अंग्रेजों ने एक अभियान चलाया रिमेंबर कानपुर, जिसमें उसने बोला कानपुर को मार दो। और इसमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। कठोर जवाब दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? कानपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा कानपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? कानपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कानपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर, ठीक है। तो स्वेज नहर 1870 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में या 1860 ईस्वी में, ठीक है। तो स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो ये आपको खोला गया था 1869 ईस्वी में। कब खोला गया था ये? 1869 ईस्वी में। अब देखिए स्वेज नहर की क्या उपयोगिता है। स्वेज नहर क्या था? जैसे अगर हम भारत की बात करें, ये अपना भारत है, ठीक है, ये भारत है। भारत जो था पहले अगर व्यापार करना होता था तो इसको पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता था। महाद्वीप, ये जो अपना अफ्रीका महाद्वीप को ऐसे घूम के जाना पड़ता था, है ना। या स्थलीय मार्ग से भी जाता था तो बहुत ही ज़्यादा घूम के जाना पड़ता था। तो इसी रास्ता को आसान करने के लिए स्वेज नहर को खोला गया। स्वेज नहर जैसे ही खुल गया तो भारत और यूरोप के बीच जो दूरियां थी वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है ना। कितनी कम हो गई है? 7000 किलोमीटर। और इससे यूरोप वासियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। भारत से व्यापार करने के लिए उनको इस मार्ग को खोलना पड़ा था, ठीक है ना। कब खोला गया था? 1869 में। और उस समय अंग्रेज थे अपने यहाँ, है ना। तो अंग्रेजों ने इस नहर को खोला था। बात समझ में आ रहा है? तो 1869 अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आपको मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 द्वीपों का नगर, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, शिमला या बेंगलोर, ठीक है। तो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन चुनिए पहले अपना। उसको कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? बम्बई, जिसको आज के समय हम मुंबई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई, ठीक है ना। तो मुंबई को आज इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सात छोटे छोटे द्वीप हुआ करते थे। इन 7 छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर आज मुंबई को बनाया गया है। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में, 1872 में, 1891 में या 1894 में? तो देखिए आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। भारत की जो पहली जनगणना थी, भारत की एकदम पहली जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और ये हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, यह 1872 ईस्वी में। तो इस आंसर का तो ऐसे ही जवाब मिल गया। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब लॉर्ड मेयो ने यहाँ से जनगणना की शुरुआत किया तो उस समय जनगणना व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ करती थी। फिर उसके बाद हुआ क्या, एक ब्रिटिश गवर्नर आया जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था उसका? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत की, नियमित। और नियमित जनगणना कितने दिन पे होता है? तो प्रत्येक 10 साल पे, प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होगी। इस बात को शुरुआत किया था लॉर्ड रिपन ने 1881 से। तो व्यवस्थित रूप से या नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। कितने साल पे जनगणना होगा? प्रत्येक 10 साल पे। तो देखिए अभी 2011 में जनगणना हुआ है ना, अब 2021 में होना था, लेकिन आज अभी लेट हो चुका है।
आज 2026 भी हो गया है, अभी तक जनगणना हुआ नहीं है। अगला जनगणना कब होगा? 2031 में, ठीक है। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है गांधी जी ने, तिलक ने, गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था, बताइए किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने 8 अगस्त, डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 एक आंदोलन शुरुआत किया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरुआत किया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसको बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरुआत किया गया था। और इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या मरो। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया, वो हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलते रहे। हिंसा का मतलब क्या होता है? कि मारधाड़ नहीं करना है ना, मारधाड़ नहीं करना है। गांधी जी का यह नारा था। लेकिन जब अंग्रेजों से वो इस कदर तंग आ गए थे कि उन्होंने क्या सोचा कि अब या तो अंग्रेजों को भगा दो और नहीं तो मर जाओ, या करो या मरो। तो इसमें हिंसा को उन्होंने थोड़ा सा हिंसा को बढ़ावा थोड़ा हल्का दिया था, है ना। लेकिन ऐसे अगर अगर हम याद रखें तो हमको याद करना पड़ेगा कि गांधी जी का जो प्रमुख हथियार था वो क्या था? सत्य और अहिंसा, यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना है। लेकिन करो या मरो के नारे में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, और बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसका आह्वान किया गया था, और इसमें यह नारा दिया गया कि करो या मरो। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है गांधी जी, नेहरू, पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अब थोड़ा इसको समझ जाते हैं। ऑप्शन आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी। देखिए हुआ क्या था इसमें। दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुआ था वो आपको 12 मार्च से शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और ये कहाँ से शुरुआत किया गया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था कि दांडी यात्रा का शुरुआत किया था, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया जो नमक कानून है उसको तोड़ना है। यानी नमक, देखो नमक बनाना और नमक बेचना ये केवल और केवल अंग्रेजों के अधिकार में था। तो उन्होंने, गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि हम नमक के कानून को तोड़ेंगे जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। और गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, और 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरुआत किया था। और लगभग 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से पहुंचे दांडी। ये साबरमती है, साबरमती से कहाँ पहुंच गए? दांडी। दांडी कब पहुंचते हैं? ये दांडी पहुंचते हैं आपको 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। और उन्होंने कितनी दूरी तय किया? 240 मील की दूरी तय किया। और 12 मार्च से 6 मार्च तक अगर आप जोड़ेंगे तो उन्होंने लगभग 24 दिनों की यात्रा की। कितने दिनों की यात्रा की? 24 दिनों की यात्रा की। दांडी पहुंच के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, और नमक कानून को तोड़कर यहीं से उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर, पूरे देश में सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने का निश्चय किया। बात समझ में आ रहा है ना गांधी जी के बारे में? तो गांधी जी का दांडी यात्रा आप लोगों को समझ में आ गया। दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। लगभग अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी यात्रा करते हैं। लगभग 24 दिनों तक 240 मील की दूरी तय करते हैं। किलोमीटर में 346 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
आखिर ये नमक कानून को तोड़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि नमक जो बनाना और नमक को बेचना ये केवल और केवल अंग्रेजों का अधिकार था, केवल ये अंग्रेज के अधिकार में था। इसी कानून को वो तोड़ना चाहते थे, ठीक है ना। और अभी हमने आपको बताया कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने। वहीं पे उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1920, 1930, 1925 या 1917। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1917 हो जाएगा। लेकिन अब जरा समझ लीजिए कि इसका कहानी क्या था। देखिए, चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। चंपारण आखिर ये पड़ता कहाँ है? ये आपका पड़ता है बिहार में, ठीक है ना। तो जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे थे, लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 में हो रहा था, ठीक है ना। तो 1916 में गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन में थे तो वहाँ पे किसानों को सबसे पहले उस अधिवेशन में शामिल किया गया था। और वहाँ पे किसानों के नेता के रूप में एक नाम आप याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। क्या नाम याद रखिएगा? राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल वहाँ पे किसान के नेता के रूप में उसमें भाग लिए थे, ठीक है ना। और उन्होंने, गांधी जी ने बताया कि चंपारण में किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है। गांधी जी को बताया गया, किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया कि आप चंपारण में आके एक बार किसानों की हालत को देखिए, ठीक है। तो फिर वहीं से गांधी जी जब आते हैं चंपारण में, तो चंपारण में 1917 में जब किसानों की स्थिति देखते हैं तो किसानों को एक पद्धति का सामना करना पड़ता है, 3 कठरिया पद्धति, 3/20। मतलब ये होता है क्या कि 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। यानी 20 कट्ठा खेत है आपका, तो तीन जो कट्ठा खेत होगा उसमें आपको नील की खेती करना एकदम अनिवार्य है। और नील का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि जिस जगह पे नील को बोया जाता था वो जमीन बंजर हो जाती थी। अब किसानों की अधिकांश भूमियां बंजर होने लगी थी, तो किसान बहुत ज़्यादा, और ऊपर से इनसे टैक्स भी लिया जाता था। इसको हम कहते हैं 3 कठिया पद्धति, है ना, 3 कठिया पद्धति। जब राजकुमार शुक्ल ने के निमंत्रण पे गांधी जी पहुंचते हैं तो सबसे पहले 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। गांधी जी के द्वारा 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। बोला कि नील की खेती यानी 3/20 जो है, यानी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील को बोना, ये पहले खत्म किया जाए, ठीक है ना। और इसी आंदोलन में एक और बात याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन जब सफल हो जाता है तभी महात्मा गांधी जी को उस समय गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है। और महात्मा की उपाधि देते कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। एक एक बात आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे महात्मा गांधी की उपाधि देते हैं, ठीक है। और वहीं से यहाँ पे और एक और बात, इसमें एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, क्या नाम है उसका? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना की जाती है। इसी कमेटी की सिफारिश पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। याद रहेगा आपको? तो क्या कहानी था, समझ में आ गया? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किया गया था? 1917 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को बुलाने के लिए कौन गए थे? 1916 का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भी थे और उनको किसान के नेता के रूप में भाग लेते हैं राजकुमार शुक्ल, ठीक है। और उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि आप चंपारण में आके एक बार किसानों की स्थिति को देखिए, यहाँ 3 कठिया पद्धति से कितने किसान परेशान हैं। तो गांधी जी आते हैं और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना होती है, जहाँ पे 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है तनु, ये तो लड़की का नाम है, ये तो हो नहीं सकता है। मोनिया, केसर, गोविंद। तो देखिए, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम है वो नाम था मोनिया। क्या नाम था? मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया। याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम था? मोनिया। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1969 यानी 1969 में हुआ था। और इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई थी, ठीक है ना। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी क्या है, आत्मकथ्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है आपका गांधी जी ने, क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब, किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920, 1922, 1930, 1942। तो इसका तो आंसर ऐसे आप बता देंगे, ये हुआ था 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन थोड़ा अब इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? असहयोग मतलब हम आप सहयोग, और माने होता है नहीं, माने नहीं, और सहयोग मतलब सहयोग नहीं। यानी इसका मतलब ये आंदोलन इसीलिए प्रारंभ किया गया था क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी भी व्यवस्था को या किसी भी नियम को या किसी भी कानून को, यानी अंग्रेजों की किसी भी नीतियों को जो अंग्रेजों ने बनाया है, उस नीतियों को हम नहीं मानेंगे, उसमें सहयोग नहीं करेंगे। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलते हैं कि अंग्रेज कोई टीचर है, ठीक है ना, वो पढ़ाने आ रहा है तो हम उसके क्लास नहीं करेंगे। अंग्रेज कोई व्यापारी है, अगर वो कपड़ा बेच रहा है तो उसके कपड़ा को नहीं खरीदेंगे। अंग्रेजों के द्वारा कोई भी किसी भी चीज़ में हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। अगर अंग्रेजों के द्वारा शराब बेचा जा रहा है तो उस वहाँ पे हम महिलाएं क्या करेंगी, प्रदर्शन करेंगी, वहाँ पे हड़ताल करेंगी, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी भी नीतियों का निर्माण, किसी भी नीतियों का हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे, उसे क्या कहता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था 1 अगस्त 1920 को किया गया था। 1 अगस्त 1920 को किया गया था, ठीक है ना। 1 अगस्त 1920 को इसका औपचारिक यानी ऑफिशियल रूप से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब देखिए आखिर ये क्यों शुरुआत किया गया था, कारण क्या थे इसके? तो सबसे पहला कारण आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला कारण है रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट में हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को, अगर हमको अंग्रेजों को अगर डाउट लगता है, थोड़ा सा भी शक होता है, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना कुछ किए उन पर मुकदमा करके जेल भेजा जा सकता था। मतलब बिना दलील, बिना वकील का कानून इसको कहा जाता था। इसको काला कानून के नाम से जाना जाता था। क्योंकि ऐसा क्यों ये कानून लाया गया? कानून लाने का यही मकसद था कि क्योंकि हम लोग इस समय जो 1919 के आसपास की जो बात है, इस समय अंग्रेजों के प्रति जो लोगों की जो भावना थी वो बहुत प्रबल रूप से बढ़ रही थी। अंग्रेजों को कोई भी नहीं चाह रहा था कि ये शासन करे भारत में। अंग्रेजों के नीतियों से सभी लोग ऊब चुके थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि रॉलेट एक्ट, तो अंग्रेजों ने इस राष्ट्रवादी जो भारतीयों की राष्ट्रवादी भावना को कम करने के लिए और उनकी भावना को तोड़ने के लिए इन्होंने एक कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जो लाया गया था 1919 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट, इसी को हम कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। बिना वकील, बिना दलील और बिना का कानून, ठीक है ना। दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण आपका था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? जब पंजाब के अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है, वहाँ पे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, दो पंजाब के जो नेता थे, वो बिना मतलब एकदम शांतिपूर्वक बस वो अंग्रेजों के नीतियों का उसके खिलाफ बस शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है ना। शांतिपूर्वक, एकदम शांतिपूर्वक। और वहाँ पे हुआ क्या, अंग्रेजों का एक सैनिक था जिसका नाम था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर ने गैरीगाल्ड ओडायर को आदेश दिया कि अंग्रेजों यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाओ। और वहाँ पे लगभग इतने लोगों की हत्या की गई और काफ़ी लोगों को जो कुएं में कूदकर जान चली गई, भीड़ के दबने से मौत हो गई। और उसी में से एक बच्चा जिसका नाम है उधम सिंह, वो जाके और इंग्लैंड में जाकर वो माइकल ओडायर की हत्या कर देता है, ठीक है ना। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा, खिलाफत आंदोलन। जब प्रथम विश्व युद्ध में
जब वो विजयी हो जाते हैं तो उन्होंने वादा किया था भारतीय मुसलमानों से कि हम आपके जो खलीफा हैं, क्योंकि जो मतलब मुसलमानों के तुर्की के खलीफा थे, तुर्की के खलीफा को मुसलमान अपना नेता मानते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने तुर्की के खलीफा जो कमाल पाशा थे उसका तख्ता पलट कर दिया, उसको हटा दिया। तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने साथ दिया कि हम लोग भारत से अंग्रेजों को हटाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे जो हमारे नेता हैं तुर्की के खलीफा, जिसको कमाल पाशा के नाम से जाना जाता है, उसका अपमान किया है। तो ये 3 कारण था जो आपको असहयोग आंदोलन लाने का कारण हो सकता है। तो खिलाफत आंदोलन, ये तीनों खिलाफत आंदोलन ये 1919 में ये भी हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों कारण की वजह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और इस आंदोलन में क्या किया गया था कि जितने भी वकील हैं, अगर कोई भी शिक्षक है तो पढ़ाना छोड़ देगा, अंग्रेजों के कोई स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, अंग्रेजों के किसी भी नीतियों में कोई साथ नहीं देगा। अगर अंग्रेजों द्वारा शराब बेची जा रही है तो उसका हम लोग हड़ताल करेंगे, महिलाएं वहाँ पे धरना देंगी, ठीक है ना। वकीलों ने अदालत छोड़ दिया, लोगों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया, बस वो सूत के कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, लेकिन आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन होता क्या है कि 4 फरवरी, आप डेट याद रखेंगे, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी भी कभी कभी देता है, तो आप 5 फरवरी याद रखिए। 5 फरवरी 1922 को एक उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यूपी का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर। और गोरखपुर का एक जिला है चौरी चौरा। क्या नाम है उसका? चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गया। इसमें हुआ क्या था कि उग्र भीड़ ने, भारतीय भीड़ थे, है ना, उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया सब, है ना। और गांधी जी का तो नारा क्या था? सत्य और अहिंसा, मतलब हम सत्य बोलेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, मार धाड़ नहीं करना है। और जबकि गांधी जी की इस असहयोग आंदोलन में 22 पुलिस वालों को जला दिया गया, एकदम निहत्थे 22 पुलिस वाले को, जिससे गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने बोला कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आज हमने आपको समझा दिया। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, तो 1919 को खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, अगर आपसे पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अली बंधुओं ने। अली बंधु जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली नामक 2 भाइयों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। तो आपसे देखिए यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोगों तक जरूर भेजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।